हेलो जी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बीएमआर को देखेंगे, जो कि बहुत ही रिक्वेस्ट आया था इसके लिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये बहुत। तो आ जाते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। पहले हम देखेंगे बीएमआर जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सारा टॉपिक हम अपना अच्छे से पढ़ेंगे और ये टॉपिक थोड़ी सी लंबी होने वाली है। देखते हैं क्लास में कंप्लीट हो सकती है कि नहीं। अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज तो हम देखेंगे कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या आता है, जो बीएमआर है उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। और कल हम डिस्कस करेंगे इस पर कि इसमें मापने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग टॉपिक है, 2 पार्ट में कंप्लीट होगी। पहले मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। और मैं कल ही बताई थी आपको कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आहारीय चयापचय दर कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं और हिंदी में इसे आहारीय चयापचय दर कहते हैं। चयापचय का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं बताई भी हूँ, बट अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी हम इसको फिर से देख लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है, जो है बीएमआर है वो होता क्या है, रियल में क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं शरीर को आराम करते समय, मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी अपने हिसाब से आपको। उसके बाद हम देखेंगे इसके आगे के टर्म में क्या देखना है, क्या होता है। यहाँ पे बीएमआर क्या है? शरीर को आराम करते समय कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि क्या होता है, फेफड़े हमारे कार्य करते हैं और ये सारे कार्य जो है वो क्या है, अनैच्छिक कार्य होते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य आपको पता होगा। ऐच्छिक कार्य वो कार्य होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, बट अनैच्छिक कार्य वो कार्य होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप, जैसे इसमें हो गया फेफड़े, हो गया हमारे फेफड़े कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं। आंत हो गया, लीवर, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, सारे जितने भी हमारे अनैच्छिक कार्य हैं वो होते रहते हैं। तो क्या होता है, श्वसन तंत्र आदि को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अनैच्छिक कार्य करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन सभी में बर्न हुई कैलोरी को हम क्या कहते हैं? बीएमआर कहते हैं। ये तो आपकी किताबी लैंग्वेज है, ये क्या है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। बट इसमें होता क्या है, आपको रियल में अगर कुछ जानना है बीएमआर के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? पहला तो होता है अनैच्छिक कार्यों के लिए और दूसरा क्या होता है, शरीर के तापमान को। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ उसको, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसको। ये पॉइंट तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको क्या है आपको इसमें याद रखना है, याद रखने जैसा जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि शरीर जो हमारा बॉडी है वो किस स्टेज में हम लेते हैं इसको, इसका जो भी तापमान होता है, जो भी सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है। तो आप क्या बताओगे, जब हम कैसे होते हैं? आराम की अवस्था में। आराम की अवस्था मतलब क्या होता है, हम कोई भी फिजिकली वर्क नहीं कर रहे, कोई मेंटल वर्क नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं। उस स्टेज में क्या होता है, हमारे जो शरीर का अनैच्छिक कार्य है, अनैच्छिक कार्य और शरीर के तापमान को तापमान क्रम को स्थिर रखने के लिए, अनैच्छिक कार्यों के लिए और शरीर के तापक्रम को क्या करने के लिए, इन दोनों को स्थिर रखने के लिए, आप बोलोगे जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आहारीय चयापचय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर करने के लिए या स्थिर रखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आधारीय चयापचय दर या आहारीय चयापचय दर कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो किताबी लैंग्वेज होता है, बुक वाली लैंग्वेज, वो हमारे समझ में नहीं आती, बट चीज़ें वही रहती हैं, यहाँ समझने का तरीका अलग हो जाता है। आप बताओगे जो BMR होता है वो क्या होता है, जब आराम की अवस्था में होते हैं, लेटे हुए, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, उस टाइम क्या होता है आप बताओगे। उस टाइम पे भी हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ अनैच्छिक वर्क होते रहते हैं और कंटिन्यू होते रहे, उसको मेंटेन करने के लिए, और शरीर का तापक्रम जो होता है, बॉडी का हमारे तापक्रम टेम्परेचर जो होता है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, BMR कहते हैं, जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि जब भी हम आराम की स्टेज में होते हैं उस समय जो हमारी बॉडी है उसमें अनैच्छिक कार्य होते रहते हैं। जैसे हम सांस लेते रहते हैं, फेफड़ा वर्क करता रहता है, हमारा हृदय वर्क करता रहता है कंटिन्यू, कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है, रक्त परिसंचरण कार्य करता है, हमारा मस्तिष्क कार्य करता रहता है, जितने भी नर्वस सिस्टम है कार्य हो रहे हैं, तो ये इन सारे कार्यों को करने के लिए भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो हमारा बॉडी है उसके टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए, इन दोनों को करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आप क्या कहते हैं, BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे एक पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मेटाबॉलिक है ये क्या है, जिसे हम चयापचय कहते हैं। चयापचय क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर किसी को इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ेंगे हम। और मैं पहले ही बता रही हूँ ये क्लास लंबी क्लास होगी और ये क्लास में 2 पार्ट में बताऊंगी आप लोगों का। आज जो है ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने यहाँ पे A डाल दिया है, और कल आपको इसका B पार्ट मिलेगा, सेकेंड पार्ट मिलेगा। तो आ जाते हैं, अब देखते हैं जो चयापचय है ये क्या है। चयापचय या फिर इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक आप लोगों को चयापचय मैंने जब हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे मैंने समझाया था चयापचय क्या होता है। जब हम भोजन को इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जैसे प्रोटीन हुआ वो टूटता है अपने सरल फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट हुआ सरल फॉर्म में टूटता है ग्लूकोज में, फैट हुआ सरल फॉर्म में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, प्रोटीन टूटता है। ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, टूटते हैं। और क्या होता है, टूटना, भोजन का सरल फॉर्म में टूटना, और क्या होता है, साथ ही में कोशिकाओं का निर्माण होना। कोशिकाओं का निर्माण बोल सकते हैं आप। उसके आगे आप क्या बोल सकते हैं, कोशिकाओं का निर्माण, अस्थि का निर्माण, रक्त का निर्माण, दांत का निर्माण, जितने भी सारे पॉइंट है हमारे, जो भी वृद्धि ग्रोथ जो होती है, ये 2 पॉइंट एक साथ जब होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कहते हैं। और ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पहला तो है केटाबॉलिक जिसे हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं, और दूसरा पॉइंट है एनाबॉलिक जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उपचय। अब इसको समझ लेते हैं, टूटने को हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं, अपचय, और वृद्धि को हम क्या कहते हैं, उपचय कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केटाबॉलिक, और इसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिक। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर मेटाबॉलिक कभी भी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, भोजन का सरल फॉर्म में टूटना, भोजन का पाचन होना, और साथ ही में कोशिकाओं का निर्माण होना। ये दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होती हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मेटाबॉलिक कहते हैं, जिसे हम चयापचय कहते हैं। और जो भोजन है उसका सरल फॉर्म में टूटना क्या कहलाता है, आपका केटाबॉलिक अपचय कहलाता है। और फिर कोशिकाओं का निर्माण, दांत का निर्माण, ब्लड का निर्माण होना, बनना, हमारे शरीर में ग्रोथ होना, ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिक, जिसे हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। ये दोनों क्रिया, ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ होने लगते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका मेटाबॉलिक या अपचय कहलाता है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ।
या फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये भूलना नहीं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कभी भी आपसे अगर मेटाबॉलिक पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? जो मेटाबॉलिक है उसे दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्टों में मिलकर बना है। पहला तो है केटाबॉलिक और दूसरा क्या है? एनाबॉलिक है। पहला क्या है? केटाबॉलिक, जिसे हम क्या कहते हैं? अपचय। दूसरा है एनाबॉलिक, जिसे हम क्या कहते हैं? उपचय। अपचय क्या होता है? भोजन का सरल फॉर्म में टूटना, भोजन का पाचन होना, इससे रिलेटेड है। भोजन का सरल फॉर्म में कैसे टूटना है? जैसे आपका टूटता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है, प्रोटीन लेते हैं वो अमीनो एसिड बन जाता है, सरल फॉर्म में आ जाता है और हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब शरीर में चयापचय क्रिया स्टार्ट होती है, उसके फलस्वरूप या साथ में क्या होता है? हमारे शरीर का ग्रोथ होता है ना, कोशिकाओं का निर्माण होता है। लाइट कट होने की वजह से हमारा जो क्लास है वो आप लोगों को दिखाई दिया होगा ना, ब्लैक ब्लैक आ गया था क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। हमारा क्लास जो है वो ऑफ हो गया था और फिर से हमने क्लास को स्टार्ट किया। तो बात कर लेते हैं, अब कहाँ पहुँचे थे हम? बात कर रहे थे अब मेटाबॉलिक के बारे में, हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे मैं बताई थी आप लोगों को कि जो मेटाबॉलिक है वो दो शब्दों से मिलकर दो पार्ट में बटा है। ये एक तो है केटाबॉलिक, दूसरा है एनाबॉलिक। केटाबॉलिक मीन्स होता है अपचय और एनाबॉलिक मीन्स होता है उपचय। केटाबॉलिक क्या होता है? जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, उसका ग्लूकोज में टूटना, ये मतलब जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं वो जब सरल फॉर्म में टूट जाता है, उसके बाद क्या होता है? साथ ही साथ कोशिकाओं का निर्माण, हमारी जो बॉडी का वो ग्रोथ भी साथ साथ होता है। ये क्रियाएं जब दोनों साथ चलती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। आगे का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। आपका मेटाबॉलिक दर जो है वो भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकता है। किस स्टेज में अलग अलग हो सकता है? ये प्रभावित करने वाले कारक भी हम इसको बोल सकते हैं कि कौन से कारक हैं जो मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं, या किस अवस्था में मेटाबॉलिक रेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो पॉइंट है, उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जो लिंग के आधार पर यहाँ पे हम देखेंगे कि महिला का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है या फिर पुरुषों का होता है, ज़्यादा वजन वाले में ज़्यादा होता है या फिर कम, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका मेटाबॉलिक रेट कितना होना चाहिए या कितना होता है, या फिर जिसकी हाइट कम है उसका। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है या फिर घटता है। जब बीमार होते हैं, आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर जो मेटाबॉलिक रेट है वो कितना बढ़ेगा। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया और 2-3 बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहीं से अब क्वेश्चन पूछने के जो चांस है यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से अब जो भी पॉइंट आप देखोगे बहुत ही ध्यान से देखना है और मन लगा के पढ़ना है। देखते हैं पहला जो है वो क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? हाइट से लिया गया। जो ज़्यादा हाइट वाले इंसान होते हैं उनके जो रेट होते हैं मेटाबॉलिक रेट, या फिर हम BMR बोल सकते हैं, वो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। कैसे क्या होता है इसको देखेंगे। वजन भी प्रभावित करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, लिंग भी प्रभावित करता है, आयु प्रभावित करता है। आयु से मतलब बच्चों का रेट कितना होता है और बड़ों का कितना होता है, क्या दोनों का समान होता है या अलग अलग होता है। आगे का है आहार। आहार का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट पर, इसको देखेंगे। मौसम, गर्म जलवायु में रहने वाले लोगों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा होता है, या फिर ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बार क्वेश्चन बने भी हैं। गर्भावस्था क्या है? गर्भावस्था की जो स्टेज है प्रेगनेंसी की, यहाँ पर हम देखेंगे जो मेटाबॉलिक रेट है वो गर्भावस्था में ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। एक सामान्य लेडी जो है उसका कितना होना चाहिए या कैसे होता है, अब इस पॉइंट पर आप डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि है प्रभावित करने वाले कारक। बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाले कारक इतने हैं। इसी के आधार पर आपको देखना है कि किस स्टेज में कितना कैसे प्रभावित होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। लिंग के आधार पर देखेंगे, पुरुषों में ज़्यादा होता है या फिर महिलाओं में,
या फिर बच्चों में होता है, ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, वजन के आधार पर देखेंगे, मौसम के आधार पर देखेंगे, और सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और मैं इसको बता भी दी हूँ आप लोगों से कि ये क्लास हमारी 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे इसको। पहले आज तो हम डिस्कस करते हैं, जितना मैं कारक आपको बताई हूँ इस पे हम डिस्कस करेंगे, और कल हम इसके जो भी मीटर है जिसमें भी टेस्ट किया जाता है, कितने टाइप के हैं, कहाँ से क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा, शरीर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति का BMR उतना ज़्यादा होगा। लंबाई में क्या देखना है आपको, व्यक्ति की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका BMR ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, जो छोटे लोग होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब होता है जो नाटे लोग होते हैं उनकी BMR कम होती है, और जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है उनकी BMR ज़्यादा होती है। यहाँ पे बात करते हैं कि कितना ज़्यादा होता है। जो लंबे व्यक्ति हैं उनका BMR नाटे व्यक्ति के BMR से 8% क्या होता है, 8% ज़्यादा होता है, 8% ज़्यादा होता है। क्या देखना है हमें यहाँ पर, जो व्यक्ति लंबे हैं, लंबे व्यक्तियों का BMR नाटे व्यक्ति की अपेक्षा की अपेक्षा 8% क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो लंबे व्यक्ति हैं उनका जो BMR होगा नाटे व्यक्ति की अपेक्षा किसका होगा, ज्यादा होगा, और कितना होगा, 8% ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लंबे व्यक्ति हैं उनका 8% ज्यादा होता है BMR, किसके कंपैरिजन में, तो आप बताओगे नाटे व्यक्ति की तुलना में। ये समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला हम देखेंगे मौसम के आधार पर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मौसम कैसा है, गर्म मौसम है, मतलब गर्मी का मौसम, या जो जहाँ पे गर्मी हमेशा गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोगों का BMR अपेक्षा तुलना किसकी करेंगे, हमारे ठंडे देश में रहने वाले, या जहाँ पर ठंडी है वहाँ के लोगों में कितना % होता है, ज्यादा या कम, इस बात को देख लेते हैं हम। गर्म जलवायु में BMR क्या होगा, गर्म जलवायु में BMR, गर्म जलवायु में BMR क्या होता है, 15 से 25% घट जाता है, 15 से 25% घट जाता है। ये देखना है आपको। और क्या होता है, ठंडे में BMR बढ़ जाता है, ठंड के मौसम में, ठंड में BMR बढ़ जाता है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, जो लोग गर्मी में रहते हैं, जहाँ पे हमेशा गर्मी होती है, वहाँ के लोगों का BMR कितना होता है, 15 से लेकर 25% घट जाता है। और जो लोग ठंड में रहते हैं या ठंडी का मौसम जहाँ पे है, वहाँ के लोगों का BMR कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। आप ऐसे भी बता सकते हो, गर्मी के मौसम में BMR 15 से 25% घट जाता है, और ठंड के मौसम में क्या होता है, BMR बढ़ जाता है। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। अगला पॉइंट क्या है, जिन व्यक्तियों में मांसपेशियों में सक्रिय तंतु होते हैं उनका BMR बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों में मांसपेशियां या सक्रिय तंतु होते हैं उनका BMR क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्या देखेंगे, जिन व्यक्तियों में चर्बी ज्यादा होती है उनका BMR घट जाता है। क्या देखोगे आप, अगला पॉइंट जो है हमारा, जिन व्यक्तियों में चर्बी वाले व्यक्ति से मतलब क्या होता है, मोटे, जो मोटे होते हैं, मोटे व्यक्ति का BMR क्या होता है, कम होता है।
और जिन व्यक्ति में मांसपेशी एवं सक्रिय तंतु होते हैं उनका बीएमआर ज्यादा होता है। जिन व्यक्तियों में क्या होता है, मांसपेशी एवं सक्रिय तंतु होते हैं उनका बीएमआर ज्यादा होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर कभी भी मोटे व्यक्तियों का बीएमआर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? चर्बी वाले व्यक्ति या फिर मोटे व्यक्ति का जो बीएमआर होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जिन व्यक्तियों में मांसपेशियों में सक्रिय तंतु होते हैं उनका बीएमआर क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे देखेंगे, अब एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। स्त्री का जो होता है, महिलाओं का बीएमआर क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। महिला का बीएमआर कम होता है और पुरुष का बीएमआर ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है, अगर इन दोनों में तुलना किया जाए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि महिला का बीएमआर पुरुष के बीएमआर से कितना कम होता है, तो आप क्या बताओगे? 8% कम होता है। ये भी ध्यान देना, जो महिला है उसका बीएमआर 8% कम होता है पुरुष के बीएमआर से। अब इसको आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लिख कर समझ सकते हैं कि जो महिला का बीएमआर होता है वो पुरुष के बीएमआर से 8% कम होता है। कहने का मतलब है जो महिला का बीएमआर है वो कम होता है, पुरुष का बीएमआर ज्यादा होता है। और कभी भी अगर इसका पूछा जाए कि कितना कम या ज्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे? महिला का बीएमआर 8% कम होता है पुरुषों की तुलना में। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि पुरुषों का बीएमआर महिलाओं की तुलना में कितना ज्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे? 8% ज्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे वाला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमें देखना है, शिशुओं में जो होता है ना, जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशुओं में बीएमआर ज्यादा होता है। शिशुओं में बीएमआर ज्यादा होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, जो शिशु होते हैं उनका क्या होता है, शिशुओं में बीएमआर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं उनका बीएमआर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना। कभी भी अगर शिशु का पूछ लिया जाए कि शिशु का बीएमआर कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? शिशुओं का जो बीएमआर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जो ज्यादा व्यायाम, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ज्यादा मेहनत वाले, मजदूरी वाले काम करते हैं, उनमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, तो उनका बीएमआर कितना होता है, ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी कार्य करते हैं, जो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, एक्सरसाइज करने वाले, कुछ भी हो, चाहे घर का ही काम करने, बट उसमें मेहनत लग रहा हो, ज्यादा एफर्ट लग रहा हो, तो उनका क्या होगा, बीएमआर ज्यादा होगा नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा। और यहाँ पे इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। जो भी व्यायाम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब जो फिजिकल एफर्ट ज्यादा करते हैं, उनका बीएमआर अगर पूछा जाएगा आपसे तो कितना बताओगे? इनका बीएमआर कितना होता है, ज्यादा होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा इनका बीएमआर ज्यादा होता है। इसमें खेल भी आ गया, खेल में भी फिजिकल एफर्ट ही लगता है, तो जहाँ पे भी फिजिकल एफर्ट लगता है वहाँ पे बीएमआर कितना बताओगे आप, बढ़ जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, संवेग की स्थिति में, जैसे हमें डर आ गया, हम डर गए, क्रोध आ गया, हमें हंसी, खुशी, रोना, कोई भी संवेग हो, वहां पे जो बीएमआर होता है वो क्या होता है, बीएमआर संवेग परिस्थिति में बीएमआर मानसिक परिश्रम के बीएमआर से कई गुना बढ़ जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं
संवेग की जो स्थिति होती है, संवेग की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। इसकी तुलना किससे की गई है? मानसिक परिश्रम से। अगर पूछा जाए संवेग की स्थिति में, आप संवेग जानते हो ना, हंसना, रोना, खुशी, दुख, ये सारी चीज होते हैं, डर, क्रोध, सारी चीजें आ गई संवेग में। तो ये क्या होता है, जब संवेग की स्थिति में क्या होता है, अगर हम मानसिक परिश्रम करते हैं, इसका तुलना किससे की है? इसकी तुलना की गई है आपके मानसिक परिश्रम से, मानसिक एफर्ट से। तो आप यहाँ पे बात करोगे कि जो मानसिक परिश्रम करते हैं उनका 4% BMR बढ़ता है। अगर कोई मानसिक परिश्रम कर रहा है, मानसिक परिश्रम करने वालों का जो BMR है वो कितना बढ़ता है? 4% बढ़ता है। बट जब संवेग की स्थिति में आप आते हो तो BMR क्या होता है? कई गुना बढ़ जाता है। किसकी तुलना में? मानसिक परिश्रम की तुलना में। एक सामान्य जो सामान्य पर्सन है, मतलब कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, और जब वो मेंटल एफर्ट लगाने लगता है तो उसका जो BMR है वो 4% बढ़ जाता है। बट यहाँ पे अगर संवेग की बात कर ली जाए, संवेग की स्थिति में क्रोध हुआ, दुख हुआ, हंसी हुई, खुशी हुई, कुछ भी हुआ, भय हुआ, तो इसमें क्या होता है, जो 4% यहाँ पर मानसिक परिश्रम का दिया है, इससे कई गुना बढ़ जाता है आपका संवेग की स्थिति में BMR रेट बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, गर्भावस्था में देखेंगे। गर्भावस्था में देखेंगे, प्रेगनेंसी में क्या होता है, गर्भावस्था में BMR बढ़ जाता है। कभी भी आज से अगर गर्भावस्था का पूछा जाए, प्रेगनेंसी का पूछा जाए, तो क्या बताओगे? गर्भावस्था में BMR बढ़ जाता है। और ये बढ़ता कब है? तो आप बताओगे 1 से 6 मंथ में, 1 से 6 माह की स्टेज में ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद नॉर्मल होने लग जाता है। गर्भावस्था में क्या होता है, जो BMR है वो बढ़ जाता है। कितना? 1 से लेके 6 माह की जो स्टेज होती है उसमें BMR ज्यादा बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। और बुखार की स्टेज में यहाँ पे पूछा गया था आपसे, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बुखार की स्थिति में अगर 1% बॉडी का वेट बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो BMR 7% बढ़ जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बुखार में अगर 1 डिग्री सेल्सियस क्या बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ता है शरीर का, तो BMR कितना बढ़ता है? तो BMR आपका बढ़ जाता है 7%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट तो सारे पॉइंट को कर लीजिए, बस इसको अच्छे से और समझ लीजिए। गर्भावस्था की स्टेज में आपका BMR बढ़ जाता है, और कितना किस मंथ में ज़्यादा होता है? तो आप बताओगे कि 1 से जो 6 मंथ की स्टेज होती है उसमें BMR ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे बुखार की स्थिति में। अगर बुखार में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का तापमान बढ़ता है, तो वहां पर कितना बढ़ेगा BMR आपका? तो आप बताओगे 7% BMR बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं, क्या होता है, दवाइयों के सेवन से BMR बढ़ जाता है। अगर कोई दवाई का सेवन, मेडिसिन ले रहे हैं आप, तब भी आपका BMR रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट जो हमें लास्ट का पॉइंट यहाँ पे देखना है, निद्रा की अवस्था में BMR क्या होता है? 10% घट जाता है। जब आप सो रहे हो, नींद ले रहे हो, निद्रा की अवस्था में क्या होता है? BMR 10% घट जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पे बाकी रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। फास्ट या बीमारी की अवस्था में क्या होता है? BMR 50% तक घट जाता है। अगर आप बीमार हो या फिर आपका ब्रथ है, फास्ट है, तो क्या होता है, जो BMR है वो क्या होता है? 50% घट जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना आप। निद्रा की अवस्था में BMR 10% घटता है,
और अगर आप बीमार हो या फिर व्रत हो तब आपका BMR कितना घट जाता है, 50% कम हो जाता है। अब हम कल देखेंगे इसमें कि इसके जो भी यंत्र है, मापने के टूल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। सो थैंक यू।